ओके, सो एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं ये क्या है। अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाय टावर फ्रॉम हिम। ओके, सो एक आदमी है, एक मैन है जो कि क्या चाहता है, विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ टावर नियर बाय टावर। तो एक आदमी है, अपने आसपास का कोई टावर है, मान लेते हैं ये टावर है, ठीक है, ऐसे टावर है, तो इसको हम ऐसे एक पॉइंट से दिखा रहे हैं, ये टावर, ठीक है। तो अपने ओरिजिनल पोजीशन से इसकी डिस्टेंस को एस्टिमेट करना चाहता है, ठीक। अब उसके बाद क्या बोला गया, ही स्टैंड एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टावर। तो टावर के सामने एक पॉइंट है ए, वहां पे ये खड़ा हुआ है। एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ इन लाइन विथ ए सी। तो टावर क्या है, टावर सी है, टावर सी, टावर को बोला गया सी, ठीक है। और वो जिस पोजीशन पर खड़ा है उसको क्या बोला गया, ए। और अब ये क्या करता है, यहाँ से देखता है किसको, एक बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट है ओ, मान लेते हैं बहुत दूर ऑब्जेक्ट है। जब बहुत दूर कोई चीज होती है तो लाइन कैसे बनती है, पैरेलल बनती है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है, तो उसको ये देखता है, ए सी किस लाइन में देखता है, इस लाइन में देखता है, ए सी लाइन में, ऐसे, ठीक है। तो इसको अगर हम रिमूव करें तो क्या करता है, इस लाइन में देखता है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ ऐसे ही। अब उसके बाद क्या करता है कि यहाँ पे बहुत दूर है, पता नहीं कितनी दूर है ना, अब ये लाइन कहीं पर जाकर के मिलेगी। तो हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया। उसको यहाँ से देखता है, किस लाइन में देखता है, ए सी की लाइन में देखता है, तो इस डायरेक्शन में देखता है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए सी। इधर कोई ऑब्जेक्ट को देखता है टावर के आगे, ठीक। अब क्या है आगे, ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू ए सी अप टू बी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू ए सी, तो ए है, ये सी है, तो ए और सी के परपेंडिकुलर रूप से उसने वॉक किया, चला, कितनी डिस्टेंस, 100 मीटर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कितना चलता है वो, 100 मीटर डिस्टेंस चलता है। और कहाँ पहुंच जाता है, अब एक पॉइंट पर पहुंच जाता है, जिसका नाम क्या है, बी पॉइंट पर। अब बी पॉइंट पर पहुंचकर वो फिर से किसको देखता है, सी टावर को देखता है और ऑब्जेक्ट को देखता है। तो प्रैक्टिकली क्या है, प्रैक्टिकली जो ऑब्जेक्ट जहां पर है, मान लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो वो तो यहीं पर रहेगी ना, टावर जहां पर है वहीं पर रहेगा, उसकी पोजीशन में चेंजिंग हुई नहीं। चेंजिंग किसकी पोजीशन में हो रही है, इस आदमी की पोजीशन में। अभी जब यहाँ देखेगा तो इसको जो है टावर इधर दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट इधर दिखाई देगी, तो ये टावर और ऑब्जेक्ट दोनों की जो लाइन है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट वो एक ही दिखाई देगी। लेकिन जब वो मूव कर गया तो उसको ये, इसकी जो लाइन ऑफ साइट होगी वो इधर होगी, इसकी जो लाइन ऑफ साइट होगी वो इधर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से दिखाई देगा। और क्योंकि ये बहुत दूर ऑब्जेक्ट है और बहुत बड़ी है, ठीक है, तो इसकी पोजीशन में इसको कोई चेंजिंग नहीं दिखेगी। चेंजिंग किसमें दिखेगी, जो नजदीक होगा, ठीक है, जो नजदीक होगा। तो क्या हुआ, जब यहाँ पहुंच गया तो उसने फिर इन दोनों को देखा, ऑब्जेक्ट को और इसको। तो ऑब्जेक्ट जो दिखी उसको तो बहुत दूर है इसलिए ऐसे दिखी। तो ये क्या हो गई, ये ऑब्जेक्ट की क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है ना, जब इधर थी तो ऐसे दिखी, इधर थी तो ऐसे दिखेगी। और दूसरा टावर की लाइन ऑफ साइट क्या दिखी, ये दिखी। तो उसने क्या मेजर किया, उसने बताया कि जो लाइन ऑफ साइट है टावर की, वो शिफ्ट हो गई बाय एन एंगल थीटा। किससे शिफ्ट हो गई, थीटा एंगल से, ठीक है। ऐसे ही इस एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप यहाँ साइकिल लेके मूव करें, ठीक है, यहाँ पे दो पेड़ हो, एक पेड़ आपके एकदम नजदीक हो यहाँ पर, और एक पेड़ बहुत दूर हो यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ आप यहाँ हो तब इसकी लाइन ऑफ साइट ये है, ठीक है, इसकी भी लाइन ऑफ साइट ये है। अब जब आप यहाँ हो तो इसकी लाइन ऑफ साइट ये है, ठीक है, और इसकी लाइन ऑफ साइट ये है। तो ज्यादा वेरिएशन किस में आया, ये एंगल या फिर ये एंगल, कौन सा एंगल ज्यादा है, ये एंगल ना। तो जितना ज्यादा नजदीक होगा उतना ही ज्यादा एंगल में वेरिएशन उसके आएगा, ठीक है। अपने को ऐसा ही लगेगा, क्योंकि ये लेंथ तो सेम है ना। अब ये लेंथ हो गई, इस लेंथ से आप यहाँ पर एंगल बनाएंगे तो वो छोटा बनेगा, यहाँ पर एंगल बनाएंगे तो वो बड़ा बनेगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस चेंज हो गई ना। ये डिस्टेंस चेंज होने से इसको रेडियस आप मान लो, ऐसे ही समझो, इसको रेडियस मान लो। ये क्या हो गई, रेडियस हो गई, ये एंगल हो गया, ये आर्क हो गई, ये रेडियस हो गई, ठीक है, एंगल हो गया, आर्क हो गई। सो एंगल इज इक्वल टू क्या था, आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस जब बढ़ेगी तो एंगल क्या होगा, छोटा होगा ना। तो यहाँ से इसकी रेडियस ज्यादा है इसलिए इसका एंगल छोटा होगा, इसकी रेडियस कम है इसलिए इसका एंगल बड़ा होगा। तो जो इतना नजदीक होगी उतना ही ज्यादा उसकी लाइन ऑफ साइट शिफ्ट करेगी, ठीक है। ठीक है, तो अब ऐसा हो गया, तो उसको क्या लगा, उसको ये नोटिस हुआ कि जो ऑब्जेक्ट की लाइन ऑफ साइट थी और जो टावर की लाइन ऑफ साइट है, उन दोनों में कितने का डिफरेंस आया, थीटा एंगल का, ठीक है। उसने बोला कि टावर वाली जो लाइन ऑफ साइट है वो शिफ्ट कर गई बाई एन एंगल थीटा। थीटा की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखी है, 40 डिग्री, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि उस टावर की लेंथ बताओ कहाँ से,
डिस्टेंस बताओ कहाँ से, उसकी ओरिजिनल पोजीशन ए से। तो इस डिस्टेंस को हमने x ले लिया, ठीक है। तो अभी इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो क्या मालूम है, x पता है 100 मीटर पता है। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट होती है तो वहां से जो लाइंस आती हैं उसको हम पैरेलली मान के चलते हैं। हम ये मानेंगे कि ये दोनों लाइन बहुत दूर जाकर के मिलेंगी, वहां पे ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। सो ये दोनों पैरेलल होगी तो ये एंगल थीटा इज इक्वल टू ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। थीटा की वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री। तो अब इस ट्रायंगल में यहीं पर जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा था ना अपने पिछले लेक्चर में कि फिजिक्स जो है बिना मैथमेटिक्स के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये फिजिक्स जितना था कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अब सॉल्व करना है तुमको इसकी वैल्यू, तो वो तो मैथमेटिक्स के हेल्प से होगी ना। अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, ये बेसिक ट्रायंगल के रिलेशंस नहीं पता है, तो कहाँ से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे बेसिक मैथमेटिक्स की, वो बहुत ही जरूरी है, उसको जरूर देखें। वहाँ से आपको कैलकुलेशन करने के तरीके पता चलेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए अभी तो स्टार्ट नहीं किया बनाना, इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा टॉपिक, ठीक है, तो इसके बाद धीरे धीरे करके बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। बेसिकली क्या है कि आपका जो ये चैप्टर है शुरुआत से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आधे पे छोड़ना कोई अच्छी बात है नहीं, और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसमें, ठीक है। तो इसलिए छोटे छोटे ज़रूरत है जो यहीं बता देंगे, उसके बाद जब ये आपका यूनिट डायमेंशन एरर एनालिसिस ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद अलग से क्या है वेक्टर बेसिक मैथमेटिक्स बताने के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट मूव करेंगे काइनेमेटिक्स में, ठीक। तो अभी इसमें क्या है, अब हमको ये डिस्टेंस पता करनी है, एंगल मालूम है, ये साइड मालूम है, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री जब 10th में पढ़ रखे होंगे आप लोग तो इतना तो मालूम होगा कि यहाँ पे एक रिलेशन बना सकते हैं किसका, tan थीटा का। सो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है ना। तो इस एंगल का परपेंडिकुलर क्या है 100, इस एंगल का बेस क्या है x, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया इसका 100 मीटर, ठीक है, और इसका बेस क्या हो गया x। इसी x को हमें कैलकुलेट करना है, तो x को इधर लेके आओ, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई tan थीटा की जगह पे 40 डिग्री, ठीक है ना भाई। तो अब क्या हो गया 100 डिवाइडेड बाई tan 40 की वैल्यू टेबल से देख करके इसको लिख दो, ठीक है। बुक के पीछे टेबल बनी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है, वहाँ पर देख के लिखो। तो tan 40 की वैल्यू क्या आएगी 0.8391, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 119 मीटर, 119 मीटर, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन क्या थी, कुछ नहीं थी, बस केवल तुमको ये मालूम होना चाहिए, ठीक। लगा के सॉल्व करो, tan 40 की वैल्यू टेबल से देखिए। देखो ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो ब्रैकेट में उसका ये दिया रहेगा, या तो आपको टेबल प्रोवाइड कराइए, क्योंकि ये सारी चीजें याद नहीं कर सकते ना सब, कुछ क्वेश्चन पर्टिकुलर से 10, 45, 30, 60 ना, ये सब हम निकाल सकते हैं, याद कर सकते हैं। अभी ऐसे याद करने लगेंगे तो फिर पूरी टेबल लिखनी पड़ जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल 2, ठीक। अब मेन चीज क्या है ना, मेन चीज ये है कि स्टेटमेंट देख के पढ़ने आना चाहिए। इतना बड़ा स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का, सॉल्यूशन क्या है 2 लाइन का है। तो अगर आप स्टेटमेंट देख करके क्वेश्चन समझ गए कि कैसे सॉल्व करना है, तब फिर कोई टफ नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट से क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं तब दिक्कत है। तो वो तब होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाने के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए, जो एक बार पढ़े तुरंत समझ में आ जाए उसको ड्रॉ करके देखिए, ठीक है, क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। तो अर्थ पे, अर्थ है यहाँ पे 2 अपोजिट पॉइंट है डायमेट्रिकली ए और बी, ठीक है। और यहाँ से मून को हम ऑब्जर्व करते हैं, किसको, मून को, ठीक। चलो इतना तो हो गया। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, द एंगल थीटा subtended at the moon by the 2 directions of observation is 1 degree 54 minute। अब बोला जा रहा है कि इन 2 ऑब्जर्वेशन की डायरेक्शन के बीच में मून पर जो एंगल सबटेंड होता है वो 1 डिग्री 54 मिनट है। सो एक डायरेक्शन ये हो गई, यहाँ से हम जब मून को देखेंगे, ठीक है, दूसरी डायरेक्शन ये हो गई यहाँ से जब हम मून को देखेंगे, और इन दोनों डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक है। यहाँ पर मत जाइएगा कि ये 1 डिग्री है, ये बताने के लिए मून और अर्थ दोनों बोर्ड पर नहीं आ सकते ना, ठीक है। तो ये कितना है 1 डिग्री 54 मिनट। आगे बढ़ते हैं, क्या है, given the diameter of the earth to be about 1.276 into 10 to the power 7 मीटर। तो diameter of earth given है, ठीक है, ये d given है, कितना given है, ये है 1.276 into 10 to the power 7 मीटर। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, ये डिस्टेंस d। तो बहुत लंबी डिस्टेंस के लिए हम ये तीनों को इक्वल मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आर्क लेंथ हो जाएगा। उसके बाद कौन सा फार्मूला, एंगल का फार्मूला। सो एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, है ना। और इस यहाँ पर इस फार्मूले में जो एंगल होता है वो किसमें होता है, रेडियन में होता है, इसको हमेशा याद रखें। सो किसमें होता है, रेडियन में। इसका मतलब ये जो दिया गया है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रेडियन में, तभी तो यूज कर पाओगे ना। इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। तो सबसे पहला काम ये समझ में आया, अभी जो मैंने एग्जांपल कराया था, ठीक है, कन्वर्जन
वो किस लिए कराया था, इसी के लिए कराया था ना। यहाँ पर जब भी ये फार्मूला आप यूज करेंगे उस केस में जो एंगल होगा किसमें होगा, रेडियन में। एंगल को यहाँ पर डिग्री में कभी मत रखना, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये डिग्री में दिया गया है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। और क्या दिया गया है ये, ठीक है ना, ये क्या हो गया आर्क, तो आर्क लेंथ की जगह पे इसको रख देंगे, कितना रख देंगे 1.276 इंटू 10⁷ मीटर, ठीक है। ये वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू पुट करो, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो रेडियस से क्या हो जाएगी डिस्टेंस, तो अभी ये चेंज करो, क्या होगा 1 डिग्री 54 मिनट, कैसे होगा 1 डिग्री 54 मिनट को क्या करेंगे डिग्री, तो 1/60 हो जाएगा ना, कितना हो गया डिग्री, इसको सॉल्व कर लो, 2 से कैंसिल कर लो, मन करे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, 27 ये हो गया, और ये कितना हो गया 30, ठीक है, 3 से कट करो 3, और ये कितना हो गया 10, ठीक है ना, 9 और 10, तो क्या हो गया 1 + 9/10 डिग्री, है ना। तो क्या हो जाएगा 19/10 डिग्री। रेडियन में करना है तो 19/10 इंटू π/180 रेडियन। अब ये हो गया, अब यहाँ पे पुट कर दो। सो रेडियस, रेडियस का मतलब क्या स्मॉल डी, ये स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर का मतलब कैपिटल डी, 1.276 इंटू 10⁷ डिवाइडेड बाई एंगल, एंगल का मतलब 19/10 इंटू π/180, ठीक है। जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर किसमें आएगा, मीटर में, ऊपर मीटर था ना, ठीक है। और एक चीज और, एंगल की कोई वो नहीं होता, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना, यहाँ पे यूनिट नहीं आएगा, ठीक है, मीटर या किलोमीटर ऐसा कुछ नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगा ना भाई, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क में मीटर में, मीटर में, मीटर मीटर कैंसिल, ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर किसमें आएगा, मीटर में। क्या आएगा आंसर, तो आंसर आएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है। सही हो गया, आंसर इसका आएगा d इक्वल टू 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या था, कुछ नहीं था, केवल और केवल ये कन्वर्ट करना था, रेडियन में कन्वर्ट करो, यहाँ पे वैल्यू पटक दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4। इसमें क्या बोला गया, द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 आर्क सेकंड। ओके, तो क्या हुआ, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया 1920 आर्क मीटर, ठीक है, सेकंड। द डिस्टेंस d ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज, तो यहाँ पे अर्थ, ठीक है, और ये सन, इनकी जो डिस्टेंस d है वो कितना है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन, तो ये बोला गया, ठीक है। द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 19 मीटर। तो सन का जो एंगुलर डायमीटर है, एंगुलर अगर ये सन है, एंगुलर डायमीटर मतलब कि यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, कहीं से देखने पे, ये जो एंगुलर डायमीटर है थीटा वो कितना है 1920 आर्क सेकंड, और जो डिस्टेंस d है वो कितना है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब क्या करना है हमको, हमको सन का डायमीटर बताना है, डायमीटर d बताना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल क्या हुआ, ये किसमें रहेगा रेडियन में, इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, ठीक है, पहला काम। दूसरा आर्क, आर्क क्या होगा ये बनेगा, है ना, तो क्या हो गया डी, रेडियस क्या बनेगा ये, तो रेडियस की वैल्यू कितना दे रखी है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। एंगल कैलकुलेट कर लो, इसमें पुट कर दो, सॉल्व करो, एंगल क्या हो जाएगा 1920, क्या दे रखा है आर्क सेकंड, सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे आर्क मिनट में, 1920 डिवाइडेड बाई 60 क्या हो जाएगा आर्क मिनट, ठीक है। कितना हो जाएगा 32 मिनट, ठीक है। अब इसको भी क्या करेंगे, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 32/60 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 16, 15 और ये 8, सो 8/15 डिग्री, ओके। अब इसको किसमें रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो 8/15 इंटू π/180 रेडियन, ठीक है। कट रहा है, कैंसिल कर दो इसको, क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, और कैंसिल करो, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया 2π/15 इंटू 45 रेडियन, ये हो गया एंगल। अब इसको यहाँ पुट करो, सो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू जाएगा 1.496 इंटू 10⁻11 इंटू एंगल की वैल्यू कितना आई 2π डिवाइडेड बाई 45 इंटू 15। अब इस वैल्यू को सॉल्व करो, आंसर किसमें आ जाएगा मीटर, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.39 इंटू 9 मीटर,
तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1.39 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। ये हो गया सन का डायमीटर 1.39 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि द साइज ऑफ a nucleus in the range of 10 to the power minus 15 to 10 to the power minus 14 meter is scaled मतलब बढ़ाया गया। सो न्यूक्लियस है जिसका साइज रेंज कितना है 10 to the power minus 15 to 10 to the power minus 14 मीटर, वो क्या किया गया स्केल्ड कर दिया गया, उसका साइज बढ़ा दिया गया। कहां तक बढ़ा दिया गया? अप टू द टिप ऑफ अ शार्प पिन। ठीक है, एक तीक्ष्ण पिन, उसकी जितनी टिप का साइज होता है उस साइज तक स्केल कर दिया गया। ठीक है, assume the tip of the pin to be in range of 10 to the power minus 5 meter to 10 to the power minus 4 meter। तो ये assume करके चलो कि जो टिप ऑफ शार्प पिन, इसका जो टिप का साइज है वो 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर से लेकर टू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर हो, इस साइज रेंज की ये टिप है। तो पहले न्यूक्लियस का साइज इतना था 10 टू द पावर माइनस 15 टू 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर के रेंज में। अब इसको हमने स्केल्ड अप कर दिया, उसको बढ़ा दिया कितना 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर टू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर तक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस साइज को मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिया 10 टू द पावर 10 कर दिया। ठीक है, इतने से हमने स्केल्ड अप कर दिया। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है व्हाट रफली इज द साइज ऑफ एन एटम। अब क्वेश्चन ये है कि जब न्यूक्लियस का साइज इतना बढ़ गया तो जो एटम का साइज है, एटम है उसका साइज रफली कितना होगा। ठीक है, तो उसका साइज बताना है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए ना कि एटम का साइज एक्चुअली में जब न्यूक्लियस की रेंज ये है तब क्या होता है। तो उस टाइम पे आप लोग इसको याद करके रखें कि एटम का जो रफली साइज होता है, अप्रॉक्स साइज हम लोग बोलते हैं 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के आसपास का है। ठीक है, अगर न्यूक्लियस की साइज रेंज ये है तब। तो जब न्यूक्लियस के साइज को 10 टाइम्स स्केल्ड अप किया गया तो एटम का भी साइज कितना होगा 10 टाइम्स स्केल्ड अप होगा। तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 10 करेंगे। तो जब हमने न्यूक्लियस के साइज को 10 टू द पावर 10 टाइम्स स्केल्ड अप किया तो एटम का भी साइज क्या होगा 10 टू द पावर 10 टाइम्स स्केल्ड अप होगा। इसका मतलब अब क्या हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 टू द पावर माइनस 10 में 10 टू द पावर प्लस 10 से, तो आंसर क्या होगा 1 मीटर। इसका मतलब अब एटम का साइज क्या हो गया, ये है साइज ऑफ एटम। ठीक है, ये क्या है साइज ऑफ एटम। तो एटम का साइज कितना हो गया 1 मीटर, 1 मीटर डायामीटर का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम न्यूक्लियस को इतने से 10 टू द पावर 10 टाइम्स साइज बढ़ा देंगे तब कितना बड़ा हो जाएगा, तो एटम क्या हो जाएगा 1 मीटर डायामीटर का सर्किल बन जाएगा। और न्यूक्लियस क्या होगा फिर, तो जो न्यूक्लियस है वो एक शार्प पिन की टिप के बराबर होगा। अगर इसके सेंटर पे हम शार्प पिन की एक टिप रख देते हैं इतना, तो वो न्यूक्लियस होगा और ये क्या होगा एटम होगा। तो अगर विजुलाइज करना हो कि एक एटम के अंदर कितना पार्ट न्यूक्लियस का होता है तो आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, कि अगर 1 मीटर डायामीटर का एक सर्किल खींचे तो उसके सेंटर पे एक पिन की टिप के बराबर जो पिन होती है, बहुत पतली पिन, शार्प पिन, उसकी टिप के बराबर जो साइज बनेगा वो क्या होता है न्यूक्लियस का साइज होता है। ठीक है, तो ये था एग्जांपल नंबर 5। इसमें बस केवल ध्यान ये रखना था कि एटम का जो अप्रोक्सीमेट साइज होता है वो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर की रेंज का होता है। ठीक है, तो बस तो ये रहा कुछ क्वेश्चंस जो किस पे बेस्ड था, मेजरमेंट ऑफ लेंथ पे। ठीक है, ऐसे ही आप मेजरमेंट ऑफ मास पे देख लीजिएगा, एक आध क्वेश्चन होगा तो होगा। ठीक है, वो केवल और केवल क्या होगा उन पे जो छोटे छोटे यूनिट्स बनाए गए हैं उसके कन्वर्जन पे क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज में। ठीक है, तो एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन ढूंढ करके करने की कोशिश करें जहाँ पर एंगल के कन्वर्जन का क्वेश्चन दिया हो या ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हो। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक होगा वो क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर, एरर एनालिसिस और ये सब।